नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। मैं हूं अंटू सिंह। चौपाल चर्चा में आज फिर हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ और नई योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर अपने विशेषज्ञों के साथ। हमारे साथ कार्यक्रम में किसान भी जुड़ेंगे, अपने प्रश्न हमारे विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज चर्चा होगी चौपाल में, आइए देखते हैं। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों के खर्च को कम कर उत्पादकता विकास का काम किया जा रहा है। तुड़ाई उपरांत प्रबंधन को बल देने के लिए शीत गृह निर्माण के लिए अनुदान दिया जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत प्रौद्योगिकी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शीत गृह निर्माण पर अनुदान दिया जा रहा है। 5000 मैट्रिक टन के शीत गृह निर्माण पर 35 से 50% का अनुदान दिया जा रहा है। 5000 मैट्रिक टन के शीत गृह निर्माण की अनुमति लागत 8000 से 20000 प्रति मैट्रिक टन होगी। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत शीत गृह निर्माण पर अनुदान राशि 140 लाख से 500 लाख रुपए प्रति इकाई देय है। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को वातानुकूलित वैन के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। मिशन में 9 मैट्रिक टन की वातानुकूलित वैन के अनुमोदित मूल्य पर 35 से 50% का अनुदान दिया जा रहा है। वातानुकूलित वैन का अनुमानित अनुदान राशि 9,10,000 से 13 लाख देय है। तभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे कि बागवानी फसलों को लेकर हमारी सरकार कितनी गंभीर है और विशेष तौर पर जो तमाम इससे जुड़ी हुई सुविधाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाई जा रही है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज की, कैसे हमारे किसान अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, क्या है ये योजनाएं। इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद कुमार तिवारी, जो कि वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी है राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान दिल्ली में। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर भोपाल सिंह तोमर, अध्यक्ष शाकीय संभाग पूसा नई दिल्ली से। हमारे साथ बहुत सारे किसान भी हैं जो कि तेगीपुर गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं। आप किसानों का भी कार्यक्रम में स्वागत है। तिवारी जी, सबसे पहले हम आपसे इस योजना के बारे में ही समझना चाहेंगे कि कैसे भंडारण की क्षमता और खास तौर पर फल और सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार के द्वारा इस संबंध में कई सारी योजनाएं चालू की गई हैं, जो कि कटाई उपरांत सारे प्रबंधन से लेके पैकिंग उसके स्टोरेज, अभी यहाँ तक कि उस मटेरियल को मार्केट तक पहुँचाने तक के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कटाई के बाद पैक हाउसेज की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार इसके अंतर्गत किसान भाइयों को हमारे अनुदान दे रही है। उसके अलावा अगर उसको कुछ समय तक हमको स्टोरेज करके रखना है, ऐसी भी सब्जियाँ हमारी होती हैं जैसे पत्तेदार सब्जियां हो गई या बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको अगर कोल्ड स्टोरेज में रखना है तो कोल्ड स्टोरेज के लिए भी भारत सरकार के द्वारा अनुदान किया जा रहा है। उसके अलावा सूखी सब्जियां जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ऐसी सब्जियों के स्टोरेज के लिए जो विशेष तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, उसके तरफ भी अनुदान दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर मटेरियल को हम मार्केट में लेके जाना चाहते हैं और हम हमारे घर से या मार्केट बहुत दूर है तो ऐसी जगहों पर पहुँचाने के लिए भी रेफ्रिजरेटेड वैन की व्यवस्था हो गई। ये सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार के द्वारा विभिन्न स्कीमों में दी जा रही है। हमारे देश में जितना सब्जी का उत्पादन होता है, जैसे मैं कहना चाहूँगा वर्ष 18-19 के दौरान 187 मिलियन टन सब्जियां पैदा हुई और तकरीबन 95 लाख मिलियन टन जो है फलों का उत्पादन हुआ। कुल मिलाकर के बागवानी का 310 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन हुआ। तो ऐसे में सारी की सारी जो मात्रा है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाती है। हमारा ये अनुमान है, बहुत सारे अध्ययन हुए हैं कि फल एवं सब्जियों में 15 से 30% तक कटाई के उपरांत नुकसान हो जाता है। यानी कि किसान की उत्पादन करने में पूरी लागत लगी, बहुत परिश्रम किया और वो उपभोक्ता तक नहीं सुरक्षित पहुंच पाता। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, पूरे देश के सामने है। और इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार ने समय समय पर अनेक कदम उठाए हैं। बहुत सारी ऐसी बागवानी फसलें हैं जिनको कटाई के उपरांत हम अधिक लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं। जैसे हम पत्तेदार सब्जियों की बात करें, पत्तेदार सब्जी कटाई के अंदर अगर 24 घंटे के अंदर उपभोक्ता तक नहीं पहुंचती हैं तो उनका काफ़ी हद तक उनका देखने का जो नज़रिया है उपभोक्ता का वो बदल जाता है और उनकी बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अगर हम पोषण की बात करते हैं
पोषण सुरक्षा की बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियों का सबसे बड़ा योगदान है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमें पोषण सुरक्षा देनी है, किसान पैदा करने को तैयार है, वो उपभोक्ता तक कैसे जाए, उसकी व्यवस्था करने के लिए भंडारण की क्षमता का विकास करने की आवश्यकता महसूस की गई और भारत सरकार ने अभी आत्मनिर्भर भारत योजना कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अंदर ढांचागत सुविधाओं के विकास में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया, जिससे भंडारण क्षमता का विकास करना, कटाई के बाद उसको प्री कूलिंग करना, पैक हाउस की योजना का क्रियान्वयन करवाना, प्री कूलिंग देना, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करना, उनको भंडारण करना, कोल्ड स्टोर करना, अलग अलग क्षमता के कोल्ड स्टोर के लिए सहायता प्रदान करना और उनको बाज़ार तक ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का उपलब्ध कराना। ये सारी व्यवस्था सरकार के मन में आई और सरकार ने उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ढांचागत सुविधाओं में विकास करने का कार्यक्रम बनाया, जिसको हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत पहले था। पैदा होने के बाद उपभोक्ता तक पहुंचने में कम से कम नुकसान हो, उसके लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए योजनाओं को तैयार किया गया, उनका प्रारूप तैयार किया गया और वो आज इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हैं। जब चौपाल चर्चा में आज चर्चा हो रही है कोल्ड स्टोरेज की भी, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब किसान अपनी फसल को तैयार करके मार्केट के अंदर ले जाता है, वहाँ पे जैसे आलू है या और कोई भी सब्जी है, वहाँ पे वो जमा करता है, क्या किसान अपने खेत के अंदर कोई इस तरह से ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के उसको ऊपर से कवर करके क्या अपनी फल हो या सब्जी हो उसको स्टोरेज कर सकता है? अब से 50 साल पहले अगर देखें, आलू का भंडारण हम अपने घरों में करते थे, रेत में दबा के रखते थे, नीचे गड्ढे बना करके उसमें रखते थे, फिर आलू को भर के रेत के परत लगाते थे, उसको ढक के रखते थे और उसके अनुभवों को देखते हुए हमारे संस्थान में जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का विकास किया गया कि किसान अपने घर के ऊपर अपने उत्पाद को कुछ समय के लिए सुरक्षित रख ले, उसके लिए जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का निर्माण किया गया। उसको भी आर्थिक सहायता के रूप में निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है उसको अनुदान देता है। आधारभूत ढांचे की जो मैंने बात की थी कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो प्रावधान भारत सरकार ने किया है, उसका मकसद यही है कि किसानों को मजबूत किया जाए, उनको भंडारण की व्यवस्था गांव के स्तर पे या किसानों की जो कोऑपरेटिव हैं उनको उपलब्ध कराई जाए, या किसानों के जो समूह बन रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं, FPO बन रहे हैं, उनको ये चीज़ें दी जाएं ताकि वो समूह में उत्पाद करके उसका भंडारण कर सके। जब बाज़ार में अच्छा भाव मिले तब वो उसको ले जा सकते हैं, और अगर बाज़ार में भाव अच्छा नहीं है तो उसका भंडारण कर सकते हैं। तो ये भंडारण सुविधाओं का विकास करने की आवश्यकता इसलिए महसूस की है ताकि किसान को उसका नुकसान ना हो, उसको बाज़ार में अच्छा मूल्य मिल जाए। इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी चौपाल चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज हम बात कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में कि किस तरीके से बागवानी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज न सिर्फ वरदान है बल्कि आज के समय की मांग भी है। जब हमारे किसान व्यावसायिक रूप से जो बागवानी से जुड़ी फसलें हैं उन्हें ले रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें नुकसान ना हो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में या हमेशा से कटाई उपरांत प्रबंधन एक प्रमुख चुनौती रही है। कटाई उपरांत प्रबंधन में
में हमारे उसकी ग्रेडिंग करना, अच्छे से पैकिंग का काम करना, और यदि हम मार्केट में पहुंचाने में हमारे प्रोडक्ट को लेट हो रहा है तो उस छोटे से समय में हम किसी ऐसे टेम्परेचर पे ऐसी वातावरण पैदा करके हम उसको स्टोर कर सकें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की कई सारी योजनाएं किसान भाइयों के लिए आई हैं। लेकिन इसमें विशेष चीज़ ये है कि चूँकि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि एक अकेले किसानों को देने में इसमें समस्याएं आती हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि अकेले इंडिविजुअल किसान को दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें फार्मर्स जो सोसाइटीज़ बनाते हैं उनको दी जाती हैं, या एफपीओ जो किसानों के द्वारा बनाए गए हैं। और चूँकि ये लागत इसमें ज़्यादा आती है तो एक किसान के लिए इसमें योजनाएं नहीं है, लेकिन हम फार्मर्स ग्रुप अगर बनाए गए हैं तो उन सारे लोगों को इसमें मिल सकता है। इसके अंतर्गत पैक हाउस से जाते हैं। अगर हम अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं कि खेत से जो उत्पाद निकाला जाता है अगर सीधे सीधे हम मार्केट पहुंचा दें तो शायद हमें उसका उत्पादन मूल्य अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन अगर उसके हम तरीके से उसकी ग्रेडिंग करें, उसके जो भी उसमें ऐसे मटेरियल हैं, अनवांटेड मटेरियल, उसको निकाला जा सके, अच्छे से खूबसूरती से उसको पैक किया जाए, और अगर अच्छे से डिस्प्ले करके हम मार्केट में ले के जाते हैं तो उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है पैक हाउसेज की। अब पैक हाउसेज में भी ये होता है कि कितने बड़े ग्रुप को किस आकार का पैक हाउस लेना है। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने ये दिया है प्रति स्क्वायर मीटर, इतने छोटे से लेके बड़े तक वो उस पर कैलकुलेशन बनाते हैं। तो 800 रुपये से लेके 1500 रुपया स्क्वायर मीटर के उनके स्ट्रक्चर बनाए गए हैं कि इस पैमाने पे वो देना चालू करते हैं। लेकिन एफपीओज या कोऑपरेटिव को 80 से 90% तक पूरा का पूरा उनको अनुदान दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है किसानों को सहयोग के लिए बनाना चाहती है तो उसको 100% गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान दिया जाता है। कुछ एक सब्जियां ऐसी हैं जैसे हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं, या कुछ एक ऐसी सब्जियां देखी जा रही हैं जिनको हम अगर दूर से किसान हैं, 100-200 किलोमीटर के दूर किसान हैं और 24 घंटे या 30 घंटे का हमें अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो सब्जियाँ हमारी ख़राब होती जा रही हैं। उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा रेफ्रिजरेटेड बैंक की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सारी स्कीमें इंडिविजुअल के लिए मिलना अभी उतना नहीं है जितना हम फार्मर के ग्रुप के लिए कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट ने स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र के लिए अभी कूल्ड ट्रेन की भी व्यवस्था की हुई है, जिसमें किसान भाई अपना मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा के और अच्छा से अच्छा लाभ पा सकते हैं। जो ये कोल्ड स्टोरेज हम बनाने के लिए बात करते हैं तो क्या किसान ये अपने खेत पे बना सकता है, और इसको बनाने के लिए किन से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या प्रोसीजर है, क्या कृषि अधिकारियों से या अपने डीएम से, इनसे सबसे परमिशन के लिए क्या प्रावधान है? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे स्ट्रक्चर चूँकि किसानों के लिए ही हैं, किसान उसको अपने हर एरिया में बना सकते हैं। किसी स्पेसिफिक एरिया पे अगर गवर्नमेंट के द्वारा उस एरिया में बैन है, येलो जोन, ग्रीन जोन, कुछ शहर के नज़दीक हमारी लैंड्स होती है, अगर ऐसी एरिया है तो वहाँ पे सरकार से अनुमति लेके ही हम ये काम कर सकते हैं। बाकी ये सारी स्कीमें किसान की हैं, किसान अपने खेत बना सकता है, उनके ग्रुप हैं, ग्रुप की कोई कॉमन लैंड है आप उस पर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें बना सकती हैं। और इसका पहले क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ें हैं तो पहले एक इसका प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट में हमें उसके तकनीकी पहलुओं को देखना होगा, उसके एक्सपर्ट लोगों से व्यू लेना होगा, उसका पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार किया जाता है, उसमें तकनीकी पहलू होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जाता है कि क्या पर्टिकुलर इस एरिया में बनाने से किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को पहले हमको एनओसी लेना पड़ता है, या क्षेत्रीय जो भी अधिकारी होंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे, उनसे परमिशन लेके जब ये सारे पेपर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तब ये प्रपोजल हमारा गवर्नमेंट के पास जाता है अप्रूवल के लिए, और वहाँ से हमको अप्रूवल मिलता है। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर हमारे किसान देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अपने फल, अपनी सब्जियों को पहुंचा सकते हैं, उनकी भंडारण क्षमता बढ़ा सकते हैं, और इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि जो पोषण सुरक्षा एक हमारी सरकार का एक और बहुत महत्वपूर्ण मकसद है, उसमें भी वो अपना योगदान करेंगे। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी चौपाल चर्चा जारी रहेगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और आज हम बात कर रहे हैं बागवानी फसलों में किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज की उपयोगिता है और इसको लेकर हमारी सरकार किस तरह की योजनाएं चला रही है, किस तरह से हमारे किसान अनुदान से जुड़ सकते हैं, अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं आमदनी बढ़ाने की और मूल्य संवर्धन की, इनमें आपस में एक तालमेल है, कोरिलेशन है। जब हमें मूल्य संवर्धन करना है तो हमें उपज को निश्चित रूप से भंडारण करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा उत्पाद एक दिन में प्रसंस्करण नहीं कर सकते। तो ये आपस में तीनों विषय जुड़ जाते हैं, किस्म, भंडारण और प्रसंस्करण। और आप देखेंगे कि 2018 का जो बजट, आम बजट पेश किया गया था, उसमें माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था टॉप के नाम पे। TOP, टॉप, उसका मतलब था टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। तो उसका मकसद यही था कि इनमें भंडारण भी व्यवस्था का विकास किया जाए और उसका मूल्य संवर्धन भी किया जाए, क्योंकि जब हमारा उत्पादन अधिक हो जाता है तो हमें उसका संवर्धन करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इकाई एक दिन में सारे जो अपना उत्पाद है उसका प्रोसेसिंग नहीं कर पाता, इसलिए भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। और यह कहें कि प्रोसेसिंग करने के लिए आपको भंडारण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। तो टॉप का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि इन तीन फसलों में गलत आता है, ज़्यादा उत्पादन होता है, भंडारण क्षमता का विकास करना है, ताकि किसान को उसके उपज का बेहतर मूल्य मिले और उसका नुकसान कम से कम हो और उपभोक्ता को भी फ़ायदा हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि किसान को भी फ़ायदा हो और उपभोक्ता को भी हो। आप देखते हैं कि अगर खेत में, खुले खेत में जब हम खेती करते हैं, कई बार वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। अतिवृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, फसलों पे कीड़े आ गए, बीमारी आ गई और फसल ख़त्म हो गई, या असामयिक वर्षा हो गई, तो उत्पाद की कमी हो गई, तो आसमान के भाव छूने लगते हैं सब्जियों के उत्पाद या फलों के। तो ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ना स्वाभाविक होता है और ग्राहक की भी चिंता बढ़ती है। तो ऐसे में हमें भंडारण को तो इस दृष्टि से देखना है कि हमें उन आपदाओं से भी बचाने का मौका मिलता है और बाजार भावों को भी स्थायी रखने में मदद मिलती है और गुणवत्ता का उत्पाद भी मिल सकता है। अगर हम भंडारण नहीं करते, अगर हमारे देश में आलू का भंडारण नहीं होता, पूरे उत्तर भारत में आलू की जो खेती की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसमें जो सर्दी के मौसम में आलू की फसल लगती है और उसकी कटाई फरवरी के अंत में या मार्च के पहले पखवाड़े में होती है, भंडारण की सुविधा नहीं होती तो आज उपभोक्ताओं को अभी आलू नहीं मिलता। भंडारण की आवश्यकता होने के कारण, भंडारण क्षमता होने के कारण आलू आज हमारे उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष मिलता रहता है। उसमें भी सुधार किया गया कि भाई आलू भंडारण के दौरान मीठा ना हो, उसके लिए विशेष परिस्थितियां क्रिएट की गई, भंडारण की, तापक्रम की और नमी की। उसके कारण हमारा भंडार में किया गया आलू मीठा नहीं होता। तो उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रसंस्करण के लिए उत्पाद की उपलब्धता करना, बाजार मूल्यों पे अंकुश लगाना और किसानों को लाभकारी मूल्य देना, ये चारों के चारों विषय आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। तो अगर हमें खेती को लाभकारी बनाना है, किसान को फ़ायदा पहुंचाना है, तो उसको हमें भंडारण क्षमता उसके गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे या जिला स्तर पे उपलब्ध करानी पड़ेगी। और उस दिशा में सरकार ने ये जो योजना जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से, राष्ट्रीय इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से इनकी व्यवस्था हुई है। हाँ, जैसा कि हम किसान भाइयों को मैंने बताया कि मूल्य संवर्धन पहली करने के उपरांत पैकिंग के लिए विशेष रूप से बागवानी मिशन के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि पैकेट को मटेरियल को, जो भी मटेरियल है उसको रखा जा सकता है। लेकिन अगर मूल्य संवर्धित कर दिया गया तो बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि विशेष रूप से कुछ विशेष केमिकल्स या विशेष उसमें चीज़ें डाल के अगर की जाती हैं तो उन चीज़ों को रूम टेम्परेचर पर भी आसानी से रखा जा सकता है। बहुत सारी, जैसे अभी अचार का हो गया, हम मशरूम में देख रहे हैं, मशरूम को भी कुछ केमिकल्स के द्वारा ट्रीट करके हम डब्बा बंदी करके रखे जा रहे हैं। या बहुत सारे फलों में हम देख रहे हैं कि फलों के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट ऐसे बना दिए जा रहे हैं जिनको हम सामान्य टेम्परेचर पे रख सकते हैं और बिना नुकसान के और लंबे समय तक उसको रखा जा सकता है। एक तो महंगा, मतलब खर्चा बहुत आता है कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, इतना
हमारे पास पूंजी नहीं है लगाने के लिए कि हम खुद का कोल्ड स्टोरेज खड़ा कर सकें, और उसको चलाने के लिए भी उसमें काफ़ी बिजली की भी खपत काफ़ी होती है। वो कनेक्शन भी हमें नहीं मिलता है बिजली का, कि हम कोल्ड स्टोरेज के लिए बिजली का कनेक्शन हमें मिल जाए और हम उसको चला पाएँ। तो और जानकारी का भी अभाव है कुछ के, सरकार हमें उसके लिए अनुदान दे रही है, कैसे अनुदान हम प्राप्त करें, ये सब परेशानियां हैं। और क्या हम अपने खेत पे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, ये भी एक हमारे लिए चुनौती है। किसान भाइयों को जैसा मैंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज के लिए एफपीओज या फार्मर्स की जो समूह ग्रुप होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनको अनुदान भारत सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत दिया जा रहा है। किसान भाई ग्रुपों में आके तालुका लेवल पे या इवन गांव लेवल पे या ग्राम सभा लेवल पे इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो अपने ग्रुप में अप्लाई करके जो भी उसका प्रोजेक्ट होता है करेंगे तो 25 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक उसकी क्षमता के अनुसार और फार्मर के ग्रुप के उसके अनुसार भारत सरकार इसमें सहयोग दे रही है। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो जो कोल्ड स्टोरेज की जो चर्चा हो रही है आज चौपाल चर्चा में, कि किसान को सबसे पहले उस चीज़ की जानकारी नहीं होती, जानकारी का अभाव है। दूसरा, किसान के पास इतनी पूंजी नहीं होती क्या वो अपना स्टोरेज बना ले। अगर स्टोरेज बना भी लेता है इधर उधर से लेके, तो उसको जो है फिर भी जानकारी नहीं है कि सरकार से उसको कुछ अनुदान मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनको देखते हुए जो किसान है उसको हर बार अपनी फसल का नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि इन स्कीमों का भरपूर लाभ पा रहे हैं। इन सारी स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए, उसके फाइनेंसिंग के लिए या गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स आती हैं उनको हमारे किसान भाइयों को तक पहुंचाने के लिए हर ज़िले में कृषि अधिकारी बैठे हुए हैं, उद्यान अधिकारी बैठे हुए हैं, और इन सब चीज़ों पर जो तकनीकी जानकारी देना है, एरिया स्पेसिफिक जो तकनीकी जानकारी देना है, कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये तो वेब का ज़माना है। हमारे किसान भाई बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पोर्टल से या ऐसे माध्यमों से बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। भारत सरकार की जो भी स्कीम चल रही हैं उनके वेब पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और इवन उसके तरीके भी बताए जाते हैं कि कहाँ से आप कौन सी स्कीम ले सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये सारी स्कीमें लोकलाइज्ड होकर आपके जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी या लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा ही ये किसानों तक पहुँचाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा, जिसमें आज हमने चर्चा की कि कैसे कोल्ड स्टोरेज से बागवानी फसलों के लिए एक नई राह तैयार की जा रही है ताकि वो बर्बाद ना हो और पूरी की पूरी फसल हमारे किसानों की जो है उसका उन्हें दाम अच्छा मिले और उनकी आय में वृद्धि हो, और कैसे हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं, इसी के बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की। और किसानों की भी हमने उत्सुकता देखी कि वो भी जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने स्तर पर ऐसे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, क्या ऐसी कोई सुविधाएँ उनके लिए, क्या ऐसे कोई अनुदान है या फिर कोई योजना है, जिसके बारे में उन्होंने अपने सवाल भी रखे हैं। आशा करते हैं कि आज जो कार्यक्रम में हमने आप तक जानकारी पहुंचाई है हमारे किसान भी उसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही दीजिए चौपाल चर्चा में इजाज़त। नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।